हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर मुस्कान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मैगज़िम्स, टीचिंग के जो मैगज़िम्स रहते हैं। लास्ट के लेक्चर में हमने कवर अप किया था जो लेवल्स रहते हैं टीचिंग के, वो हमने कवर अप कर लिए थे, राइट। सो आज के इस लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मैगज़िम्स, ठीक है। आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है कंप्लीट पेपर 1 का वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 200+ रिकॉर्डेड एंड लाइव सेशंस मिलेंगे। साथ ही साथ उन सभी सेशंस का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आपके रेगुलर में टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसके अंदर एमसीक्यूज, नॉर्मल एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं वो भी करवाए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वहाँ पर एक चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा, उस ग्रुप के अंदर जो है वो आपको ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी सारी क्वेरीज जो है रिकॉर्डेड सेशंस के रिगार्डिंग भी जो भी क्वेरीज होंगी वो भी मुझसे ले सकते हैं। आपकी रियल टाइम में सारी की सारी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। सो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैगज़िम्स की, टीचिंग के मैगज़िम्स होता क्या है ना। सो मैगज़िम का मतलब क्या होता है ना, कोई भी नियम, कोई भी रूल जो एक टीचर को फॉलो करना चाहिए बच्चे को पढ़ाते हुए, ये वो टीचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो टीचर फॉलो करते हैं किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, ठीक है, ताकि एक इफेक्टिव टीचिंग हो सके, इफेक्टिव लर्निंग हो सके, तो उसके लिए उसको फॉलो करने चाहिए। ये वो रूल्स होते हैं जो टीचर को फ्यूचर में क्या करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, उसके बिहेवियर को भी गाइड करते हैं, ठीक है। सो इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा मत सोचना कि हाँ भी ये तो सिंपल से पॉइंट है, इसमें से क्या ही आएगा, है ना। इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से मैगज़िम्स रहेंगे। सबसे पहले तो है ना, टीचर को क्या करना चाहिए, सिंपल थिंग से स्टार्ट करना चाहिए। अभी डायरेक्टली जो है वो टीचर हाँ भी जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, डेफिनेशन रहती है, टेक्निकल टर्म्स रहती है, फॉर्मूलाज रहते हैं, डायरेक्टली वो समझाने लग जाएंगे तो बच्चे के तो ऊपर से जाएंगे ना। सो सबसे पहले जो है सिंपल थिंग से स्टार्ट करो। जो रियल लाइफ के डे टू डे एग्जाम्पल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो सिंपल लैंग्वेज में, देसी भाषा में बच्चे को समझाने की कोशिश करो। देन उसके बाद जो है वो टेक्निकल टर्म्स के ऊपर जाओ, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है ना, जो चीज़ उन्हें पता है, थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके बारे में बच्चे को बताओ। देन उससे लिंक करके जो इस बारे में जानकारी नहीं है, जो चीज़ अननोन है, उसके बारे में बताओ। फॉर एग्जांपल अभी बच्चा 6th क्लास में हुआ है तो उसको 5th क्लास की नॉलेज है ना, तो 5th क्लास की नॉलेज से कनेक्ट करके उसको 6th क्लास की नॉलेज दो। मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा ना 6th क्लास में, जो न्यू नॉलेज आप 6th क्लास में बच्चे को दे रहे हो, तो उसको जो ऑलरेडी बच्चा पढ़ के आया है 5वीं तक, तो उस नॉलेज से उस चीज़ को कनेक्ट करो ताकि बच्चे को आसानी हो समझने में। उसके बाद थर्ड आता है, दैट इज़ जो चीज़ इंसान देख सकता है सबसे पहले उसकी जो है वो नॉलेज दो, है ना, उसके बेसिस पे, ताकि वो पास्ट को भी अंडरस्टैंड कर सके, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं आज तक, उसको भी समझ सके, और साथ ही साथ फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सके, और फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है उसे भी अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, है ना, तो जब आपने कंपनी में ज्वाइन किया तो आपको पता है कि यहाँ पर पिछले जब से ये कंपनी ओपन हुई है तब से यहाँ पर कैसे काम चलता है, नहीं पता। फ्यूचर में कैसे काम चलेगा, नहीं पता, क्योंकि अभी तो आपने ज्वाइन किया है ना। तो जब प्रेजेंट में जब आपने ज्वाइन किया है तो आप 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जो है सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि कैसे कैसे काम यहाँ पर हो रहा है। उसके बेसिस पे धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि यहाँ पर पास्ट में कैसे काम होता था और फ्यूचर में कैसे काम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का सबसे पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बताती हूँ। कंक्रीट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ हमें दिख रही है, जो चीज़ को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसी रियल चीज़ जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ऐसा एक कोई भी आइडिया जो आप छू नहीं सकते हो, जिसे आप देख नहीं सकते हो, और जो फिजिकल टर्म्स में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब जैसे अभी अपना बेड होता है ना, बेड को आप देख सकते हो, छू सकते हो। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़, चम्मच है, टीवी है, जो भी चीज़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, फिजिकल थिंग में वो एग्जिस्ट कर रही है, वो सारी कंक्रीट होती है। और कोई भी ऐसा आइडिया जिसको आप, कोई भी ऐसा इमोशंस, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके थॉट्स हैं, है ना, आपके मन में कोई आइडिया है, इसको आप जो है वो फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट आप इसको छू नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते हो, है ना। तो वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, है ना। इसके बाद हम चलते हैं कि सबसे पहले ना कंक्रीट चीज़ों के बारे में बताओ, ताकि बच्चा जो है उसके बेसिस पे आइडिया को डेवलप कर सके।
कोई भी आइडिया डेवलप होता है तो सबसे पहले कुछ तो ऐसा होता है जो बच्चे के सामने होगा, कोई तो ऐसी फिजिकल चीज़ होती है जो बच्चे के सामने होगी जिसको देख करके आइडिया होगा। किसी के माइंड में कुछ भी आइडिया आता है ना, तो उसको कुछ तो देखता है ऐसा जिसके बेसिस पे वो आइडिया आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे न्यूटन लॉ है ना, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाँ भी एप्पल को देखा, एप्पल को छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, तो उस एप्पल को देखा कि वो ऊपर से नीचे ही आ रहा है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक आइडिया लगाया और उस बेसिस आइडिया के बेसिस पे उन्होंने एक लॉ ऑफ ग्रेविटी बना दिया। तो कहीं ना कहीं भी जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो डायरेक्टली नीचे ही आएगी, है ना, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने लॉ बना दिया। तो ये आइडिया आया, ये लॉ आया, उससे पहले कुछ तो ऐसा चीज़ थी ना, एप्पल या कुछ भी अगर हम बात करें रियल थिंग थी, तो सबसे पहले रियल थिंग्स के बारे में बताओ, देन उसके बाद बच्चे ताकि अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सकें। डन। इसके बाद चलते हैं पर्टिकुलर से जर्नल जाओ, ये भी सेम ही चीज़ है। पहले जो है वो एग्जाम्पल्स दो कि क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रही हैं। जो भी लॉज बने डायरेक्टली बच्चे को बड़े बड़े लॉज नहीं समझ में आते हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड है, लाइक यही आप ले लो, ग्रेविटी लॉ ही ले लो। तो यहाँ पर बच्चे को पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ ताकि बच्चा जो है वो जर्नल लॉ समझ सके। इसमें भी आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कि ना अभी जैसे अभी आप बच्चे को एग्जांपल दो कि हाँ भी आप कोई प्रोडक्ट लेने गए हो मार्केट में और वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो है आप दो शॉप पे गए हो, दोनों जगह सेम सही प्रोडक्ट है। एक दुकान पे आपको 100 रुपये का मिल रहा है, एक दुकान पे आपको 150 का मिल रहा है, लगभग प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी में कुछ खास फ़र्क नहीं है। तो आप कौन सी शॉप से प्रोडक्ट खरीदोगे? जहाँ पर 100 रुपये का मिल रहा है ना, जहाँ पर प्राइसेस कम है वहीं से प्रोडक्ट खरीदोगे, राइट। तो फिर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी क्या है, प्राइसेस कम होंगे तभी डिमांड ज़्यादा होगी, जहाँ पर प्राइस कम है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी। तो इससे फिर लॉ ऑफ डिमांड आप समझा सकोगे। तो यहाँ पे आप पहले एग्जांपल्स दोगे, जो भी जर्नल लॉज बने होते हैं उनके बारे में समझाओगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ पहले होल चीज़ समझाओ देन पार्ट्स पे जाओ। इसमें क्या होता है, कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है ना, वो भी यही बोलते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी किसने थी? मैक्स ने दी थी। किसने दी थी? मैक्स ने दी थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उन्होंने भी सेम चीज़ कही थी कि पहले जो है ना कोई भी इंसान है उसकी नज़र किस पे जाएगी, जो एक बड़ी चीज़ है उस पे जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप पेड़ देखते हो तो आप सीधा पहले पेड़ देखोगे, आपकी नज़र पेड़ पे जाएगी, या फिर उसकी जो है ब्रांचेस हैं, उसकी लीव्स हैं, उसकी पत्तियां हैं, एक एक पत्ती जो है उसकी, उस पर तो नज़र नहीं जाएगी ना। सबसे पहले जो ओवरऑल जो पूरा एज अ होल ट्री है उसके ऊपर नज़र जाएगी। तो कहने का मतलब ये है इस मैगज़ीन का कि पहले जो है ना आप चैप्टर का ओवरव्यू दो कि इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे। सो बेसिक आपने शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया एक लेक्चर में, देन उसके बाद उसको डिवाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में, देन उसके बाद जो है उसको समझाओ एक एक करके, है ना। तो पहले जो है वो ओवरव्यू दोगे, देन उसके बाद पार्ट्स में समझाओगे, तो बच्चे को ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे, बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जो इनडेफिनेट नॉलेज होती है बच्चे के पास, मतलब उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं होती। अभी फॉर एग्जांपल आपने नेट की प्रिपरेशन करनी है और आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। आपके सामने इतना सारा सिलेबस है, तो आप पहली बात तो सिलेबस देख के घबरा जाओगे, है ना। तो फिर और ऊपर से जब आपको प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी नहीं मिल पाएगी, तो आपकी जो नॉलेज है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। आप एक वीडियो कहीं से देखोगे, एक वीडियो कहीं से देखोगे, तो इससे क्या होगा, ये इनडेफिनेट नॉलेज होती है जहाँ पर डाउट्स भी आपके मन में रह जाएंगे, एक क्लियर एक जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आपको नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो इससे क्या होता है कि बच्चे की जो है वो अच्छे से वो बच्चा नहीं सीख पाता है ना। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए टीचर को, जो बच्चे की इनडेफिनेट नॉलेज है जो उसको जो है वो क्लियर करना चाहिए, उसको डेफिनेट में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर बच्चे के सामने मेस खिंडा हुआ है ना, मतलब ऐसा ना सब बिखरा हुआ है, सारा स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स बिखरे हुए हैं, इतना इतना कुछ भर के मटेरियल है, तो उसमें से जो है वो जो मेन पॉइंट्स है उसको छांटो, देन उस बच्चे को अच्छे से समझाओ, उसके डाउट्स क्लियर करो ताकि जो उसकी नॉलेज है वो डेफिनेट हो सके, ठीक है। इसके बाद है कि सबसे पहले जो है ना बच्चे को साइकोलॉजी उसकी समझो, देन लॉजिकल पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल जब हम छोटे होते हैं ना, तो जब छोटे होते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझो पहले। तो कौन सा बच्चा कैसे सीखता है, कौन सा बच्चा कैसे नहीं सीखता है, उसकी साइकोलॉजी को समझा, उसके बेसिस पे जो है उनको पढ़ाया, उनको समझाया। तो इससे क्या होगा, उनकी एक थिंकिंग एबिलिटी, चीज़ों को समझने की एबिलिटी प्लस चीज़ों के बारे में सोचने की एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी कि नहीं होगी, है ना। सो सबसे पहले तो क्या होता है बचपन में, ऐसे नहीं कि सीधा वो लॉजिकल चीज़ों पर चले जाएंगे, सीधा आप रिसर्च बचपन में
रिसर्च वर्क करते हो आप? नहीं ना। जब आप मास्टर लेवल तक आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जाके आपका रिसर्च वर्क चालू होता है, उसके बाद जाके आप लॉजिक्स लगाने लगते हो, उसके बाद जाके आप लॉजिकल चीज़ों के ऊपर जाते हो, है ना। तो सबसे पहले जो है आपकी धीरे धीरे बचपन से लेकर के बड़े होने तक आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी जो है साइकोलॉजी के अंदर वो डेवलप की जाती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप की जाती है। तो यहाँ पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को समझो, देन समझ के उनकी साइकोलॉजी को उसके बेसिस पे उन्हें पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद जब उनकी एक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, जब वो बड़े हो जाएंगे, ग्रोन अप हो जाएंगे, देन ताकि बच्चे जो है वो लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मैगजीन पे, दैट इज़ एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें ना सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं, एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि पूरी प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करो। पूरी प्रॉब्लम है, दिखने में इतनी बड़ी लगेगी, है ना आपको। अब जैसे आपका जैसे सिलेबस ही ले लो, आपको दिखने में इतना बड़ा लगेगा। यही अगर आप इसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके डिवाइड कर दोगे पार्ट्स में, देन उसको एक एक करके पढ़ोगे, है ना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो पूरी की पूरी प्रॉब्लम है वो जब हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, नहीं उसको समझ पाते हैं, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, पार्ट्स में बांट दो। देन एक एक पार्ट को स्टडी करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। एक एक पार्ट को अच्छे से स्टडी करो, उसको अच्छे से एनालाइज करो। जब आपने उसको एनालाइज किया तो आपको ज्ञान हुआ, आपने नॉलेज एक्वायर की। देन उन सारी नॉलेज को, जो आपने छोटी छोटी नॉलेज एक्वायर की है, गेन की है, उन सारी नॉलेज को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दोगे तो अपने आप ही सॉल्यूशन निकल आएगा, है ना। आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाओगे, सॉल्यूशन निकल आएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। सो पहले नंबर पे क्या होता है, प्रॉब्लम को जो नॉलेज क्लियर नहीं होती है ना बच्चे को, या तो क्या होता है कि बहुत कम नॉलेज होती है, जो नॉलेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी नॉलेज होती है। हो सकता है गलत नॉलेज हो उनके पास, हो सकता है कम नॉलेज हो सकता है मतलब एक आप बोलो तो एक क्लियरली डिफाइंड नॉलेज नहीं होती, एक डेफिनेट नॉलेज नहीं होती है, कन्फ्यूजिंग सी नॉलेज होती है ना बच्चे के पास। तो वहाँ पर बेसिकली क्या करना चाहिए, बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको पहले पार्ट्स में डिवाइड करवाओ। देन वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, पार्ट्स को एनालाइज करेगा, देन उसके बेसिस पे जो भी उसे भर भर के उसके नॉलेज मिली है वो आपस में उसको कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करके समझेगा तो उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब सारी नॉलेज को आपस में कनेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फॉलो नेचर। फॉलो नेचर में सिंपल सी चीज़ है कि हर एक स्टूडेंट का जो होता है वो नेचर अलग होता है। टीचर को यहाँ पर चाहिए कि वो ट्राई करें कि हर एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। हर एक जो बच्चा है उसके अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, है ना, जो हर एक बच्चा, किसी को कम समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी पढ़ाओगे तो वो बच्चे तो पीछे छूट जाएंगे ना, जिनको थोड़ा लेट समझ में आता है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो जब हम पढ़ाते हैं, टीचर जब एक पढ़ाते हैं तो उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उन सबका, पूरी क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, तो सबका जो बेसिकली नेचर है वो अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, और सबकी जो एक लर्निंग पावर है, एक जो कैचिंग पावर होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर होती है, वो सबकी अलग अलग होती है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में भी समझाएं, जो मुश्किल वाली लैंग्वेज होती है, टिपिकल लैंग्वेज होती है, उसके अंदर भी समझाएं, ताकि हर एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ क्लियर हो सके, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सेंसेस को भी एक्टिवेट करो, है ना। सेंसेस की ट्रेनिंग जो है वो बच्चों को यहाँ पर देनी चाहिए। यहाँ पर बेसिकली टीचर क्या कर सकते हैं, मल्टीमीडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं। लाइक उन्होंने पीपीटीज का यूज़ कर लिया, एनिमेशन वीडियोस का यूज़ कर लिया, तो वहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुनेगा ही नहीं, बच्चा उस चीज़ को देख भी सकेगा, बच्चा इंटरेस्टिंगली एक्टिवली वो पार्टिसिपेट कर सकेगा, उसका बच्चे का इंटरेस्ट भी बनेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी सेंसेस रहते हैं, अपने सुनना है, हियर करना है, या फिर अपने ने देखना है, साइट है, टेस्ट करना है, स्मेल करना है, टच करना है, जो ये सेंसेस रहते हैं ना अपने, ये भी टीचिंग के अंदर अप्लाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टीचर आकर बोल रहे हैं, बोल के पढ़ा के चले गए उसमें से, बुक में से, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर जो टीचिंग एड्स रहते हैं, चार्ट्स का यूज़ करो, डायग्राम्स का यूज़ करो, ताकि बच्चा हर एक तरीके से उसके ना जो अंदर के जो हर एक सेंसेस है ना वो एक्टिवेट हो सके, और उसके हर एक सेंसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सके। तो वो बच्चा जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, और साथ ही साथ जो है वो उसके सेंसेस भी सारे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिकली सेल्फ स्टडी आ जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, किसी भी बच्चे को जो है हमें ये नहीं एनकरेज करना चाहिए कि आप बस यहीं से पढ़ जाओ, जो आपने स्कूल में पढ़ा है
है बस इनफ है, नहीं, उनके अंदर एक सेल्फ स्टडी की जो एक हैबिट है वो डालनी चाहिए, वो ज़रूरी होती है। बचपन में जो टीचर्स को डालनी चाहिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम पे टीचर को चाहिए कि बच्चे के अंदर जो है वो सेल्फ स्टडी की हैबिट डालें, ताकि क्योंकि एट द एंड जब बच्चे बड़े होते हैं तब तो उन्हें मेनली खुद से स्टडी करनी ही पड़ती है। अभी आप रिसर्च वर्क करोगे तब भी आपको सारी स्टडी तो खुद से करनी होगी ना, सेल्फ स्टडी करनी होगी। सो ये जो आदत है, ये जो हैबिट है, वो बचपन से ही बच्चे के अंदर एक टीचर को डाल देनी चाहिए। ठीक है, डेल्टन ने भी यही बोला, डेल्टन सिस्टम भी इसी के ऊपर बेस्ड है, सेल्फ स्टडी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, सो ये कुछ मैगजीम्स हैं जो मैंने आपको आज की वीडियो में करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी प्रिंसिपल स्टिचिंग के। सो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो, सब समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।